स्वागत है आप सबका। जीआईसी प्रवक्ता का पेपर आज संपन्न हुआ और उसका हल देख रहे हैं हम। पहला प्रश्न है, यानी ये प्रश्न संख्या 41 मानिए आप, जीके जीएस के मैं नहीं करवा रहा हूँ। समास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है, बिल्कुल होता है। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो 1 एवं 2 दोनों सही है यहाँ। पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये प्रश्न संख्या 41 है, जो सीरीज मेरे पास आई है उसमें, तो ये 41 मान लीजिए आप। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पिक, कोयल, दीठ। अब देखिए यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा वो दृष्टि होगा। बिहारी का एक दोहा आपको याद आ रहा होगा, डीठिन परत समान दुती कनक कनक ते गात, और भूषण कर कर्कश लगे परस पिछाने जात। उन्मिलित अलंकार में पढ़ा था ना हमने। और अगर ये ऐसे होता तो इसका मतलब निडर, साहसी, जिद्दी, धृष्ट, ये अर्थ होते हैं। तो असंगत यह हो जाएगा। बुरा शक्कर को कहते हैं, भंगिमा टेढ़ेपन को कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तर बी हो जाएगा। इसका अर्थ यहाँ पर निडर नहीं होगा, क्या होगा? दृष्टि होगा। बिहारी का दोहा भी आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पर हमने पढ़ा था उन्मिलित अलंकार को पढ़ते समय। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 3 देखिए। आहा विचारे दुख के मारे निस दिन पच पच मरे किसान, जब अनाज उत्पन्न होय तब सब उठवा ले जाए लगान। उक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? बाल मुकुंद गुप्त की हैं। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? बाल मुकुंद गुप्त की हैं। कवि वचन सुधा जनता के हितों के लिए लड़ने वाले निर्भय सैनिक की तरह थी, कथन किसका है? तो ये कथन रामविलास शर्मा का है। किनका है? रामविलास शर्मा का है। संस्कृत व्याकरण के संबंध संदर्भ में किस समास को तत्पुरुष का भेद माना जाता है? ये एक सरल प्रश्न था। कर्मधारय और द्विगु दोनों ही तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं। कर्मधारय और द्विगु। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाक पर मक्खी न बैठने देने का अर्थ है निर्दोष बचे रहना, स्वयं को अपमानित न होने देना, स्वयं को लज्जित न होने देना, निर्दोष बचे रहना। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? निर्दोष बचे रहना। भरत मुनि ने अपभ्रंश को किस भाषा के नाम से संबोधित किया है? देश भाषा के नाम से। भरत मुनि ने अपभ्रंश को किस नाम से संबोधित किया है? देश भाषा के नाम से। अगला प्रश्न है, पत्र प्रकाशन वर्ष के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ सही विकल्प का चयन आपको करना था, और यहाँ शायद ये कांसी पत्रिका नहीं होगी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। ये कांसी पंच होना चाहिए, यहाँ पर कांसी पंच ये होना चाहिए था, और यही आपका उत्तर भी है। यही उत्तर भी है यहाँ पर, कांसी पंच, और सही उत्तर यही है। बिल्कुल ये सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर यह है। उचित वक्ता की अगर हम बात करते हैं तो 1878 ईस्वी में है। 1878 ईस्वी में है। हिंदुस्तान 1883 में इंग्लैंड से। 1883 में पहले कहाँ से प्रकाशित होता था? इंग्लैंड से होता था। और 1885 में बाद में फिर काला कांकर से होने लगा। ये बात बिल्कुल सही है। 1885 में कहाँ से होने लगा? 1885 में काला कांकर से। तो सही यहाँ पर पहले प्रकाशन तो कब हुआ था इसका? 1883 में हुआ था। इसका कब हुआ था? 1878 में हुआ था। और यह बिल्कुल यहाँ पर सही है। काशी पंच है, ये मिसप्रिंट है ना, मिसप्रिंट हो गया ये यहाँ पर, थोड़ा सा ये ध्यान रखें, मिसप्रिंट है। काशी पंच है ना, पेपर में जो मूल पेपर में था वो क्या था? काशी पंच था। तो यही सही उत्तर भी होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है।
और बाकी विकल्प जो हैं वो गलत हैं। पेपर का लेवल कैसा था? आपके सामने है। पेपर का लेवल कैसा था? आपके सामने है ये। आप खुद देखिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन-सा है? असत्य कथन आपको बताना है कि इनमें से असत्य कथन कौन-सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 8 अंक नहीं हैं, ये असत्य है। राजभाषा को किस वर्ष के अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बाँटा गया? क, ख और ग श्रेणी में, तो आपको लिखवा रखा था। 1976 के अधिनियम के तहत, 1976 के अधिनियम के तहत। सही विकल्प का चयन कीजिए। गवी इसमें अयादि संधि नहीं है। है भाई इसमें। गोधन ईस, बिल्कुल अयादि है इसमें तो। विश्वेक के शब्द में वृद्धि स्वर संधि है, बिल्कुल है। यही आपका सही भी हो जाएगा। दैत्यारी में दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, तो यहाँ तो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ है यहाँ पर। और वाणी धन उर्मी, इसमें यण है। वाणी धन उर्मी, तो यहाँ तो कौन सी हो गई? यण स्वर संधि हो गई यहाँ पर। तो यहाँ ये बात गड़बड़ कर रही थी। है यहाँ तो गोधन ईस, ऐद स्वर संधि है इसमें तो। विश्ववाक्य में वृद्धि स्वर संधि है, तो यही आपका उत्तर भी हो जाएगा यहाँ पर। यही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, मैं कट ऑफ की बात कभी नहीं करता हूँ। मुझे क्या पता कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, किसके कितने प्रश्न सही हुए, ये कैसे पता? तो मैं कट ऑफ की बात नहीं करूँगा। सब विद्यार्थियों का डाटा अपने पास थोड़े ही है कि कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, कितने ने छोड़ा है, किसके कितने सही हुए हैं। तो ये अभी मैं कोई अनुमान नहीं लगा सकता इस पर। तो विश्ववाक्य विश्व धन ऐक्य, इसमें है बिल्कुल। विश्व धन ऐक्य, तो यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। बिल्कुल है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। गवीश में यहाँ नहीं ने गड़बड़ कर दी। गोधन ईश, गवीश में अयादि स्वर संधि है। विश्व धन ऐक्य वृद्धि स्वर संधि है। दैत्यारी में कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। और वाणी धन उर्मी में कौन सी है? यण स्वर संधि है। तो बाकी सब गलत हैं। एक बस ये सही था यहाँ पर। अगला प्रश्न है, पुहुप बासते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। ये तो मैंने कई बार सुनाया है ये दोहा आपको। जाके मुँह माथा नहीं, नाहि रूप कुरूप, पुहुप बास ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। ये दोहा मैंने कई बार आपको सुनाया है। ये किसका है? कबीर का है। ये किसका है? कबीर का है। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से मिलान करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थल से हमें मिलाना है यहाँ पर। तो सही कूट का चयन आपको करना था। देखो, भारत बंधु जो है वो अलीगढ़ से होता था। कहाँ से होता था? अलीगढ़ से। भारत मित्र की अगर हम बात करते हैं तो भारत मित्र कहाँ से है? भारत मित्र है कलकत्ता से। कहाँ से है? कलकत्ता से है। भारत सुदशा प्रवर्तक की बात हम करते हैं तो ये फर्रुखाबाद से है। कहाँ से है? फर्रुखाबाद से है। और भारत जीवन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से हो गया? काशी से हो गया। ये कहाँ से हो गया? काशी से हो गया। तो कौन-सा सही होगा इसमें? देखो आप, कौन-सा सही होगा? यानी कि भारत बंधु अलीगढ़, अलीगढ़ में 3, भारत मित्र कलकत्ता, कलकत्ता में क्या है? 4, भारत सुदर्शा प्रवर्तक फर्रुखाबाद यानी कि 1 और भारत जीवन काशी। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 इसमें है। तो यहाँ कौन-सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। यहाँ सही उत्तर कौन-सा होगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति को मैथिल मैथिल कोकिल की उपाधि किस रचना के कारण मिली? पदावली के कारण। जिस रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह है पदावली। रामचंद्र शुक्ल का कथन भी है ये। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? पदावली हो जाएगा। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं? तो 6 माने हैं। काव्य यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य परिनिवृत्तये और कांता संमितयो उपदेश युजे। तो कितने प्रयोजन माने हैं? 6 माने हैं कि काव्य यश के लिए है, अर्थ प्राप्ति के लिए है, व्यवहार विदे यानी लोक व्यवहार की शिक्षा के लिए है, लोक व्यवहार
की शिक्षा के लिए है और शिवेतर छतई मतलब अनिष्ट के निवारण के लिए है। तो अनिष्ट निवारण या अमंगल का नाश भी कह सकते, अनिष्ट निवारण या फिर अमंगल का नाश भी कह सकते हैं, अमंगल का नाश। और सद्य परिनिवृत्तये मतलब शीघ्र आनंद प्राप्ति के लिए है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन भी है, मैंने पढ़ाते समय ये भी कहा था आपको। तो शीघ्र आनंद के लिए है, शीघ्र आनंद के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश के लिए है, कांता के समान मधुर उपदेश। ये 6 प्रयोजन माने हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये लिखवा रखा था आपको कि मम्मट द्वारा जो माने गए काव्य प्रयोजन हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन-सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, शीघ्र आनंद प्राप्ति। काव्य यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमितयो उपदेश युजे। तो मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं? 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न देख रहे हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। कभी-कभी उपसर्गों के साथ जुड़े रहने पर धातु के पद में परिवर्तन नहीं होता है। आत्मने पद का अर्थ अपनी आत्मा से दूसरे के लिए प्रयोग किया गया है। उभयपदी धातुओं का प्रयोग करते समय यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मने पद का रूप प्रयुक्त है। यहाँ देखिए अब ए बिल्कुल सही है, लेकिन सी भी आंशिक रूप से सही है। ये आयोग पर निर्भर करेगा। मेरी दृष्टि में यहाँ सही उत्तर ए होना चाहिए। कभी-कभी उपसर्गों के साथ जुड़े रहने पर धातु के पद में परिवर्तन नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है, नहीं होता है कभी-कभी। अब यहाँ आयोग यह भी मान सकता है, सी भी मान सकता है यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा सही यहाँ पर यह होगा। ठीक है? अगला प्रश्न है, वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद किस रचना को कहा है? तो नंददास की जो रचना है रास पंचाध्यायी, ये आपको लिखवा रखा है, आपके नोट्स में ज्यों का त्यों ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। रास पंचाध्यायी को कहा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दीर्घ संधि में जिन वर्णों के उच्चारण और आभ्यंतर प्रयत्न समान हैं, वे परस्पर सवर्ण कहे जाते हैं। बिल्कुल ये आपको लिखवा रखा है। हितोपदेश में यण स्वर संधि है। जी नहीं, यहाँ तो कौन सी है? गुण स्वर संधि है। सरयूर्मी का संधि विच्छेद सरयू धन उर्मी होगा, गलत है। ऊ छोटा दे रखा है जबकि ऊ बड़ा होना चाहिए। सरयू धन उर्मी ही होना चाहिए। ऊ कैसा होगा? बड़ा होगा। यहाँ पर उर्मी में ऊ बड़ा आता है, ये आपको जोर देकर लिखवा रखा है। महोत्सव गुण स्वर संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यह कथन भी सही था, पहला भी और चौथा भी सही है। और जो दूसरा है और तीसरा वो सही नहीं है। तो इसमें केवल 1 और 4 सही है। केवल 1 और 4 ही सही है। इस पैटर्न पर मैंने ऑफ़लाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी ये जो पैटर्न है, इस पर कितने ही टेस्ट ले लिए। मेरे हिसाब से 30-35 टेस्ट ले लिए होंगे इस पर अभी लेटेस्ट जो हैं, क्योंकि प्रतिदिन टेस्ट चल रहे थे अपने ऑफ़लाइन क्लास में भी और ऑनलाइन में भी। तो दीर्घ संधि में जिन वर्णों के उच्चारण और आभ्यंतर प्रयत्न समान हैं, वे परस्पर सवर्ण कहे जाते हैं। बिल्कुल सही है। लिखवा भी रखा है, आ सवर्ण है, ई सवर्ण है, ऊ सवर्ण है, बिल्कुल। हितोपदेश की संधि यण संधि है, यण नहीं है, कौन सी है? गुण है। सरयुर्मी का संधि विच्छेद जो है सरयुधन उर्मी होगा, गलत। उर्मी में ऊ बड़ा आता है। उर्मी लहर, धारा, तो इसमें ऊ बड़ा आएगा। महोत्सव में गुण स्वर संधि है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एको रस करुण एव, ये तो सबका सही हुआ होगा। और ये किसमें है? उत्तर रामचरितम में भवभूति का कथन है ये। तो ये तो सबका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मेरी कॉलेज डायरी किसकी है? धीरेन्द्र वर्मा की है। कब है ये रचना? 1954 ईस्वी में है। लिखवा रखी है आपको। कब है? 1954 ईस्वी में है। सरल प्रश्न है ये। पंडितराज जगन्नाथ को पंडित राज की पदवी किस शासक ने दी थी? शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये सबका सही हुआ होगा। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है, यानी कि ए में 4 हो जाएगा। प्लेग की चुड़ैल जो है वो मास्टर भगवान दास हो गई, 3 हो जाएगा। ये शुक्ल जी हो गई,
11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 2 हो जाएगा, दुलाई वाली बंग महिला की है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस में है? बी में है क्या? 4 3 4 3 2 1 सही है। यहाँ पर सही है ना ये? थोड़ा सा देख लेना, चेक कर लेना। सही है ये। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सी संधि है? तो हल व्यंजन संधि होगी ये, यहाँ पर कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 25, ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। गरुड़ जी ने काकभूषुंड जी से कहा है ये। गरुड़ जी के जो 7 प्रश्न हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड में, तो ये गरुड़ जी ने, अब देखो ये प्रश्न यहाँ क्यों लिया? ये प्रश्न यहाँ पर इसलिए ले लिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में कुछ राज्यों में उत्तरकांड लगाया हुआ है, तो वहां से उठा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान ही भक्ति ही भक्त ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। तो गरुड़ जी का कथन है, ठीक है। और किससे है? काकभूषुंडी जी से है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भास ने महाभारत की कथा को आधार बनाया है? तो पंचरात्रम, दूत वाक्यम, कर्णभारम और दूत घटोत्कचम। 7 रचनाएं भास की ऐसी हैं जो महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है। तो पंचरात्रम, दूत वाक्यम, कर्णभारम और दूत घटोत्कचम हो जाएगा यहाँ पर, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हमारे सामने समाज का जो रूप है। देखिए मैं निबंध पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, जहां तक ध्यान है अशोक के फूल की पंक्तियां होनी चाहिए। इसको आप मिला लेना एक बार, मेरे हिसाब से अशोक के फूल की होनी चाहिए ये। थोड़ा सा देख लेना फिर भी आप। मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये निबंध जो थे बहुत पहले पढ़े थे, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना, है ना। इसमें मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मेरा मानना है अशोक के फूल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये देख लेना आप निबंध, डाउनलोड कर लेना और उसको पढ़कर देख लेना, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सरिता शब्द रूप के संबंध में सही विकल्प है। अब इसका क्या करें? सब में हलंत कर दिया इसने। तो यहाँ सरित स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन होना चाहिए इस हिसाब से। तो कौन सा होना चाहिए? सरित स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन हो जाना चाहिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति के संदर्भ में असंगत विकल्प का चुनाव कीजिए। कबहू निरामिष होय न कागा। कौवा कभी मांस को छोड़ सकता है क्या? नहीं। यानी दुष्ट व्यक्ति दुष्टता नहीं छोड़ सकता, इसका अर्थ यह होना चाहिए था। ये तो है यहाँ पर गड़बड़। दुष्ट व्यक्ति दुष्टता नहीं छोड़ सकता, दुष्ट व्यक्ति, ये सही उत्तर होगा इसका। दुष्ट व्यक्ति दुष्टता नहीं छोड़ सकता, इसका अर्थ ये होगा। वैसे है ये रामचरितमानस की पंक्ति, किसकी पंक्ति है? रामचरितमानस की पंक्ति है। इसका ये अर्थ होगा, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उपन्यासों को व्यवस्थित करवा रहा है आपसे। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट 1886 में है, बालकृष्ण भट्ट। और ये कब है? 1883 ईस्वी में है। तो अजान एक सुजान भी बालकृष्ण भट्ट का है, 1892 ईस्वी में है बालकृष्ण भट्ट। और कब है? 1892 ईस्वी में है। अधखिला फूल हरिओद जी का है, कब है? 1907 में है। हरिओद कब है? 1907 में। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो हरिओद जी का ही है, 1910 में है, हरिओद जी का है। और कब है? अगर हम इसकी बात करें तो ये 1899 ईस्वी में है ये। अब देखो देखें यहाँ पर क्या सही हो सकता है, यानी कि ये तो हो जाएगा पहला, सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ठेठ हिंदी का ठाठ आ जाएगा, 1 2 4 3 होगा। तो 1 2 4 3 डी विकल्प में है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। डी होगा कि सी होगा?
अरे नूतन ब्रह्मचारी 1886 में है, तो पहले तो ये आ गया, फिर ये बालकृष्ण भट्ट का है, ये आ जाएगा पहले दूसरे नंबर पर। तो पहला और दूसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद में पहले ठेठ हिंदी का ठाठ है ना, 1899 में है, तो चौथा आएगा। और फिर ये लास्ट में चला जाएगा, हरिओं जी का अधखिला फूल 1907 में है, तो ये लास्ट में चला गया। तो सी नहीं होगा यहाँ पर, कौन सा होगा? डी होगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कचहरियों में नागरी के प्रयोग की घोषणा कब हुई थी? संवत 1957 में, ईस्वी सन पूछे तो 1900 हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 32, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। उद्भट रीति गुणाश्रित है, दंडी गुण रीति आश्रित है, आनंदवर्धन गुण और रीति अभेद है, वामन गुण अलंकार है। यहाँ सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 32 का उत्तर आप लोग दीजिए, देखें क्या हो सकता है, बताओ देखें। कथन याद करो, यहाँ सही उत्तर क्या होना चाहिए? सब रुक से गए, ऐसे थोड़ी होता है। कमेंट करो, प्रश्न की संख्या लिखकर और फिर बताओ, ऐसे नहीं। यहाँ 32 लिखा हुआ है, 32 लिख करके और उत्तर दो, 32 लिख करके उत्तर दीजिए, तो देखते हैं किस किस का सही होता है। 32 लिखकर और फिर उत्तर दो, ये बता रहे हैं। बताओ देखें। ए सी बी, हाँ डी भी बता दो फिर तो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इसमें, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं ना यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा फिर। यहाँ पर जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ए। कौन सा होना चाहिए? ए होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधाओं के साथ मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर क्या होगा? कृतियों को विधाओं के साथ में मिलान कीजिए। देखो, ए में तो 3 हो गया, ये तो क्या है, खंड काव्य है, ए में हो गया 3। बी मालविकाग्नि मित्रम नाटक हो गया, तो 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 1। विक्रमोर्वशीय जो है वो त्रोटक मान सकते हैं हम, कुमार संभव महाकाव्य है ही। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में? डी विकल्प में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। कौन सा होगा? डी, डी विकल्प हो जाएगा। हाँ डी होगा। प्रश्न संख्या 34 देखिए, समांतर कहानी आंदोलन 1972, ये तो अभी प्रश्नोत्तरी में भी दिया था, कहानी पर जो प्रश्नोत्तरी करवाई थी उसमें मैंने ये दिया भी था कि समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन वर्ष क्या है। ये प्रश्नोत्तरी में मैंने दिया था अभी प्रश्न, जो कहानी विधा की प्रश्नोत्तरी करवाई थी उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें आप ये देख सकते हैं, कमलेश्वर समांतर कहानी आंदोलन 1972। हरिश्चंद्र मैगजीन में कलिराज की सभा लेख छपा था। कलिराज की सभा मुंशी ज्वाला प्रसाद का लेख है। मेरे हिसाब से इसमें दोनों कथन गलत हैं। कलिराज की जो सभा था वो हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था या फिर हिंदी प्रदीप में छपा था? हिंदी प्रदीप में छपा था। न तो सही उत्तर का चयन कीजिए, न तो एक और न दो, दोनों ही जो हैं वो सही नहीं है। हिंदी प्रदीप में छपा था, हिंदी प्रदीप में। और ज्वाला प्रसाद की रचना थोड़ी है, ये तो बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट की है। तो दोनों ही कथन जो हैं वो असत्य हैं, यहाँ पर दोनों असत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधियरी शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव। देखिए, इनको सुमिलित करना है आपको। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। 37 का सही उत्तर क्या होगा? सोना हेम,
तो यहाँ तो 2 हो जाएगा। विष्णु जो हैं, इनको हम क्या कहेंगे? मुकुंद कह सकते हैं, है ना? तो यहाँ 4 हो जाएगा। चोर जो है उसे कुंभिल कह सकते हैं, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ब्रह्मा जी लोकेश बची गई। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 कौन सा विकल्प हो गया? बी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा विकल्प होगा? बी विकल्प हो जाएगा। बी होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए निबंध और निबंधकार की सूची को सुमेलित करते हुए सही कूट का चुनाव कीजिए। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 38, 38 का सही उत्तर बताइए। उत्तर कुरु कुबेरनाथ राय 3, गोरैया ससुराल गई कृष्ण बिहारी मिश्र, चिंतन मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो विष्णुकांत शास्त्री, और हर बारिश में यहाँ पर हो गया 4। तो कौन सा होगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4 डी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा विकल्प होगा? डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करनी है हमें। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो राजशेखर विद्वत्साल भंजिका, विश्वनाथ, प्रभावती, परिणय, श्रीहर्ष की अगर हम बात करते हैं, प्रियदर्शिका, और दंडी जो है उसकी 10 कुमार चरित्र हो ही गई। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 सी विकल्प होगा यहाँ पर। कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, सी। अगला प्रश्न है, मन के विकार को भाव कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, कहा जाता है। रति श्रृंगार का स्थायी भाव है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ ये सही होगा। कौन सा होगा? सी, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कौन है? श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखते हुए आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका प्रकाशन वर्ष बताते हुए सही आरोही क्रम क्या होगा? उच्छ्वास जो है वो कब है? 1920 में है। उच्छ्वास कब है? 1920 में। वीणा की अगर हम बात करते हैं तो 1927 में है। गुंजन अंतिम छायावादी रचना है 1932 में। पल्लव कब है? 1928 में है। तो मतलब दो, वो पहले तो 1 और 2 ही हो जाएंगी। 1 2 4, 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे ये पहली हो गई, फिर ये आ जाएगी कौन सी? दूसरे नंबर पर ये आ जाएगी, तीसरे नंबर पर ये आ जाएगी, और फिर ये आ जाएगी, है ना? तो 1 2 इस तरह से गड़बड़ हो जाएगी। अब देख लो इसके हिसाब से कौन सी आ रही है। ये 27 में है। तो पहले उच्छ्वास आ गई, ठीक है, 1 नंबर आ गई। फिर वीणा आ गई, 2 आ गई, ठीक है। फिर पल्लव आ गई, 4 नंबर आ गई, ठीक है। और फिर गुंजन आ गई 1932, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखावट में समूहवाचक संज्ञा है, गलत बात है। कौन सी है? भाववाचक है। जिसमें भी आवट आहट प्रत्यय हो तो वहां संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक होगी। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, यानी 1 गलत और 2 सही। केवल 2 सत्य है। सत्य कथन कौन सा है? केवल 2 है। तो लिखावट में जो संज्ञा है वो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, संस्मरणों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित कीजिए। संस्मरणों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। अमृत राय जी का
जिनकी यादें हमेशा रहेंगी। ए में तो हो गया 4। बिंदु अग्रवाल जी का जो है यादें और बातें, यानी 5 हो गया। विद्यानिवास मिश्र जो है उनका चिड़िया रेन बसेरा हो गया, यानी कि 1 हो गया। रामदरस मिश्र जी जो हैं इनका हो गया अपने अपने रास्ते, ये हो गया। और राजेंद्र यादव जी का जो है वो कौन सा हो गया, वे देवता नहीं हैं। 4 5 1 2 3, 4 5 1 2 3 किस में है, सी विकल्प में। किस में है, सी विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा विकल्प होगा, सी हो जाएगा। ये चिड़िया रेन बसेरा तो है 2002 में। कब है, 2002 में। अपने अपने रास्ते की अगर बात करते हैं तो ये है 2001 में। वे देवता नहीं है कि अगर बात करते हैं तो ये 2000 ईस्वी में है। जिनकी याद हमेशा रहेगी ये कब है, 1992 ईस्वी में है। यादें और बातें की बात करते हैं तो ये कब है, 1998 ईस्वी। ये कब है, 1998 ईस्वी में है। ठीक है। 35वां गलत बताया कैसे, 1 मिनट रुको, 35वां क्या था, 35वां न तो 1 सही और न 2 सही, बिल्कुल सही है। हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुआ था, प्रमाण मुझसे मांगी, और बालकृष्ण भट्ट का है। कैसे गलत बताया इसमें, इसका अगर प्रमाण चाहिए तो मुझसे मांगिए आप। हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का है, दोनों कथन गलत हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन में नहीं हुआ था ये। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या कितना हो गया था, 44 हो गया, 45। देखो, झक का मतलब होता है सनक, बिल्कुल सही है। और झक मछली को कहते हैं, और व्यर्थ का काम करने को भी कहते हैं, झक मार रहा है, व्यर्थ का काम कर रहा है, तुच्छ कार्य। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सुना होगा झक मारना। बोलते समय शब्द के उच्चारण की स्पष्टता तथा उसके अर्थ की स्पष्टता हेतु प्रयुक्त बल को भाषा विज्ञान में क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं। क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं। अगला प्रश्न है, भास नाटक चक्र के नाम से भास के नाटकों को किसने प्रकाशित करवाया है, पी गणपति शास्त्री ने। अगला प्रश्न, अज्ञेय और उनके सहयोगी कवि शमशेर बहादुर सिंह बात के कवि हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध खबर के या भयानक बात के। ये कथन किस आलोचक का है, ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, हो सकता है 35वें को देख लेना एक बार और। ये फिलहाल जो कथन है ये किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला प्रश्न, भीष्म साहनी की मेरी साहित्यिक यात्रा किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, आत्मकथा है। भीष्म साहनी की जो है मेरी साहित्यिक यात्रा क्या है, आत्मकथा है। और ये तो लिखवा रखी है आपको, कब है, 2016 में है। कब है, 2016 में है। कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं बता सकता, 2016 में है। अगला है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, तो ये तो मैथिली शरण गुप्त हो ही गई। आचार्य शंकु के अनुमितिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रस की स्थिति अनुकार्य में होती है, गलत बात। उन्होंने किस में मानी है, अनुकर्ता में मानी है। किस में मानी है, अनुकर्ता, नट नति में। विभावादि अनुमापक हैं और रस अनुमाप्य, ये बात है बिल्कुल सही। तो एक तो है गलत और दो है सही। पूछा क्या था, सही उत्तर का चुनाव कीजिए, तो केवल दो सही है यहाँ पर। कौन सा सही है, केवल दो सही है यहाँ पर, केवल दो सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। ह्रस्व स्वर है ये बिल्कुल। री जो है वो संयुक्त स्वर थोड़ी है, वो तो मूल स्वर है। ए जो है प्लुत स्वर थोड़ी है, प्लुत थोड़ी है, कैसा है, ह्रस्व या लघु है ये। और ये जो आई है, अब ये कह सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर है, लेकिन देखिए तकनीकी दृष्टि से ये संयुक्त स्वर है।
दीर्घ तो माना जाएगा उच्चारण के आधार पर, बनावट के आधार पर जो है वो कैसा है, संयुक्त है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये मत गलती कर बैठना कि ये डिलीट होगा, किसी भी स्थिति में डिलीट नहीं होगा। जो आई है वो संयुक्त स्वर है। अरे संयुक्त स्वर कितने, 4 है ना, ए आई ओ औ। ये 4 जो हैं ये कैसे हैं, संयुक्त स्वर भी तो है ना, संयुक्त है ना। दीर्घ हैं बिल्कुल, मान ली ये बात आपकी, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से हम सही तरीके से इनको क्या मानेंगे, संयुक्त स्वर मानेंगे इनको, तो संयुक्त है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वर्ण विचार की अभी जो प्रश्नोत्तरी हुई थी उसमें देख लेना, ये प्रश्न इस टाइप का मैंने दिया भी था। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का संपूर्ण व्यक्तित्व गीतिमय है, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, बत कहाऊं रस में जू है, कवित कहावे सोई, कवि कुल कल्प तरु। चिंतामणि की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है ये, चिंतामणि की है। ये जो पंक्ति होगी किसकी होगी, चिंतामणि की होगी। अगला प्रश्न 55, भाषा उच्चारणों से उच्चरित यादृच्छिक प्रतीकों की वह व्यवस्था है। अभी प्रश्न हो अपना जो प्रश्नोत्तरी 2026 चल रही है और उसमें आप देख लेना ये परिभाषा ज्यों की त्यों। ये भोलानाथ तिवारी की है। किसकी है, भोलानाथ तिवारी की है ये परिभाषा, भोलानाथ तिवारी की है। पेपर अच्छा है, कुछ प्रश्न कठिन कह सकते हैं लेकिन ज्यादा इतना भी नहीं। अब बताइए इसके बाद में, इंटरव्यू किस रचनाकार पर आधारित है, यह आपको बताना है। किस रचनाकार पर आधारित है। प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। बताओ देखिए। इसमें होना चाहिए, हाँ मैंने कहा, हाँ मैंने कहा, नमिता सिंह। हाले जुबा कुछ और भी है, रमेश चंद्र शाह है। समय के साक्षी, विष्णु प्रभाकर। और बात से बात, केदारनाथ सिंह। यानी कि इसमें बी होना चाहिए। कौन सा होगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, बी। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, बी होगा, डी नहीं होगा, बी होगा इसमें, बी होगा। वैसे देखो एक बात और भी है, अब जैसे हाले जुबा और भी है, इसमें अकेले रमेश चंद्र शाह है, थोड़ी और भी हैं, लेकिन वो एक एक को पकड़ के बैठ गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ फिलहाल जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य विधा के अंतर्गत नहीं आती। सरल सा प्रश्न है ये। बूंद और समुद्र जो है वो उपन्यास है, किनका है, अमृतलाल नागर का है। अमृतलाल नागर का है। बूंद और समुद्र बड़ा चर्चित उपन्यास रहा है अमृतलाल नागर का। कब, 1956 ईस्वी में, 1956 में। सिंदूर की होली जो है वो 1934 में है। किसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और अंगूर की बेटी जो है वो गोविंद वल्लभ का पंत का है, 1937 में, नाटक है। किनका है, गोविंद वल्लभ पंत का है, गोविंद वल्लभ पंत का है। और कामना 1927 में हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक है, जयशंकर प्रसाद। तो ये 3 तो हो गए नाटक, ये 3 तो नाटक हो गई। और ये जो है ये क्या हो गया, उपन्यास से हो गया, बूंद और समुद्र। तो नाट्य विधा के अंतर्गत कौन सी रचना नहीं आएगी, बूंद और समुद्र नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प का चुनाव कीजिए। आ जो है वो विवृत है, मुख पूरा खुल जाता है, तो विवृत है। ये सरल प्रश्न होगा, हो गया। देखो टीजीटी का पेपर सरल आया, अभी हाल ही में कितने पेपर हुए, उत्तराखंड में हुए और इधर यूपी में टीजीटी और पीजीटी का हुआ और ये हुआ, और इसके अलावा जीडीसी का हुआ, राजस्थान में हुआ। कितने पेपर सरल आए, एक पेपर सरल आया, कौन सा, टीजीटी का। तो कुछ कुकुर मुत्ते उछल रहे थे कि सर और डीपली पढ़ा लो, और डीपली पढ़ा लो। कुछ मेंढक उछल रहे थे ऐसे कि और डीपली पढ़ा लो। अरे तो डीपली पढ़ाया वो नुकसानदायक थोड़ी होता है, वो तो फायदेमंद रहता है।
इस तरह के पेपर्स में सहायता मिल जाती है ना। डीपली जब हम पढ़ते हैं, तो जो सरल पेपर आता है वो तो स्वतः ही सबके लिए सरल है, आपका भी सब हो जाएगा अच्छे से। तो अब जब पेपर डीपली आता है तो मज़ा आता है। अब ये पेपर जो था ये अच्छा था, अब इसमें फ़ायदा किनको मिला? जो डीपली पढ़ने वाले थे उनको मिला। अब ऐसे मेंढकों को क्या करें जो टर्राने आ जाते हैं, अब मैं तो उनको निमंत्रण देने नहीं जाता, लेकिन खरपतवार जो हैं, वो चैनल पर चली आती हैं कई ऐसी, है ना? तो एक पेपर सरल आ गया तो टर्राने लग गए कि देखो कितना सरल आया है, कितना सरल आया है। तो जो सरल आया है वो तो सबने ही पढ़ा रखा है, मैंने पढ़ा रखा है, उन्होंने पढ़ा रखा है, तो अच्छी बात थी। अब ये पेपर आया है लेवल का, अच्छा पेपर आया है ये। अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक पेपर हुआ, यूपी में कितने पेपर हो गए? जीडीसी हो गया, ये हो गया और टीजीटी, पीजीटी, 4 पेपर यूपी में हो गए, 5 एक राजस्थान में हो गया, 6। 6 में से 1 पेपर सरल आया है, 5 तो ठीक-ठाक लेवल के ही आए हैं ना। तो अब जो ऐसे टर्राने आ जाते हैं उनका क्या किया जाए बताओ? प्रीतम की यह रीति सखी मोह पे कही न जाए, इसमें आर्थी व्यंजना होगी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये बिहारी का दोहा है, तो बिहारी जो हैं वो व्यंजना के कवि हैं, वैसे ही आइडिया लगा लेते आप। दूसरी बात, यहाँ शाब्दिक व्यंजना हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भई कोई शब्द ऐसा थोड़ी है जिसमें श्लेष अलंकार हो, शाब्दिक व्यंजना श्लेष पर आधारित होती है, तो वो है ही नहीं। तो यहाँ पर जो होगी वो कौन-सी होगी? आर्थी व्यंजना। आप वैसे भी आइडिया लगा सकते थे बिहारी के हिसाब से भी कि बिहारी जो हैं वो व्यंजना के कवि हैं और शाब्दिक नहीं है तो फिर आर्थी है इसमें, है ना? अगला प्रश्न है, महादेव वर्मा को उनके रेखा चित्रों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महादेव वर्मा की रचनाओं को व्यवस्थित करना है आपको। तो स्मृति की रेखाएँ कब है? 1943 ईस्वी में है। अगर हम बात करें पथ के साथी तो कब है? 1956 ईस्वी में है। मेरा परिवार की बात करें तो 1972 ईस्वी में है। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में है। अब कर लो इसको सुमिलित, कौन-सा होगा यहाँ पर? यानी कि सबसे पहले तो ये आ जाएगा अतीत के चलचित्र। क्रम जो होना चाहिए वो क्या होगा? 4 पहले आएगा सबसे, फिर आ जाएगा ये 1 नंबर, फिर आ जाएगा 2 नंबर और फिर कौन-सा आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा। यानी कि 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 कौन-सा है? बी हो जाएगा क्या? कौन-सा हो जाएगा यहाँ पर? बी? हाँ, बी हो जाएगा, है ना? थोड़ा देख लेना इसमें, कौन-सा होगा? बी होगा ना? अरे सबसे पहले ये आ जाएगा कौन-सा? अतीत के चलचित्र। ये कितने नंबर है? 4 नंबर है, तो 4 पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद 43, 43 यानी कि 1 ठीक है ये। फिर इसके बाद में 56 वाला ले लो, 56 कितना है? ये 56 में कितने नंबर वाली रचना है? 2 नंबर वाली है, हाँ। और फिर इसके बाद में कौन-सा आ जाएगा? अतीत के चलचित्र लास्ट में चली जाएगी, सही है ये। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं थी। सबको पता है कि चिंतामणि जो है वो तिकवापुर, तो ए में 3 हो गया और ए में 3 एक ही विकल्प में है, कौन से में? बी में। तो बस और देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। और देखने की ज़रूरत थी क्या इसमें? और देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये हो गए। इस टाइप के जो पेपर हैं वो मैंने आपके कम से कम अभी हाल ही में 10-15 दिनों में 30 पेपर लिए हैं ऐसे। तो आसान है ये तो बिल्कुल। दूसरों के सुखों के लिए अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुँह से होता है तो अनुनासिक हो जाएँगे वो। कौन से हो जाएँगे? अनुनासिक हो जाएँगे। अगला प्रश्न देखिए, ये अच्छा प्रश्न था और ये सब लिखवा रखा है आपको। इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। बताइए इसमें कौन-सा विकल्प सही होगा? हुँ, हुँ, हुँ। न विद्यते पूर्व वासना गुणानुबंधी, ये हो जाएँगे आपके दंडी, यानी कि 3। प्रतिभेव च कविनाम काव्य कारणम। अब ये 2 का कथन है। ये वाग्भट का भी है और ये जो कथन है, ये फिर हेमचंद्र ने भी कहा ही है। और प्रतिभेव श्रुताभ्यात सहिता जयदेव का हो जाएगा। लिखवा रखे हैं ये सब। शक्ति निपुणता ये मम्मट का हो गया, तो मम्मट 2। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 किसमें? डी में है। यहाँ कौन-सा होगा? डी होगा, डी। कौन-सा हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न,
रामकुमार वर्मा ने किस ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक ग्रंथ कहा है? हिंदी पुस्तक साहित्य, माता प्रसाद गुप्त को। प्रश्न संख्या 66, वैदिक शब्दों के संग्रह या ग्रंथ कोश को क्या कहते हैं? निघंटु। प्रश्न 67, मधु कांकरिया का उपन्यास खुले गगन के लाल सितारे किस पर आधारित है, यह आपको बताना है। तो यह है नक्सलवादी आंदोलन पर आधारित है। खुले गगन के लाल सितारे जो है वो कब है? 2020 में है। कब है? 2020 में है। भारतीय किसान जीवन पर आधारित है ढलती सांझ। कौन सा है? ढलती सांझ जो है वो कृषकों के जीवन पर आधारित है। ढलती सांझ का सूरज जो उपन्यास है वो। और ये जो उपन्यास था इनका ये कब है? 2022 में है। वेश्याओं के जीवन पर आधारित उपन्यास जो है वो सलाम आखिरी है। कौन सा है? सलाम आखिरी है। वेश्याओं के जीवन पर आधारित उपन्यास उनका कौन सा है? सलाम आखिरी है, 2002 में। और ये जो खुले गगन के लाल सितारे नक्सलवादी आंदोलन पर हो ही गया। जैन साध्वियों का जो है वो सेज पर संस्कृत है। सेज पर संस्कृत है। कब? 2008 में। जैन साध्वियों के जीवन पर आधारित तो कौन सा है? सेज पर संस्कृत है। नक्सलवादी आंदोलन पर खुले गगन के लाल सितारे है। वेश्याओं का जीवन जो है वो सलाम आखिरी में चित्रित हुआ है। और भारतीय किसान जीवन का चित्रण जो हुआ वो ढलती सांझ का सूरज 2022 में हुआ। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर ये है सी। सी है ना, ये उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है, मुहावरा अर्थ के संदर्भ में सुसंगत, बलि बंधन, बिना दोष के दंडित करना। अगला है, काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका कथन है ये? सूरसागर के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। अगला प्रश्न, वे हिंदू कला के अत्यंत सोपान पर आरोहण कर चुके हैं। भाई ये हिस्ट्री का कथन है, अलबरूनी का देख लेना, मैं श्योर नहीं हूं, मैं तुक्का ही लगा रहा हूं इसमें, अलबरूनी का हो सकता है। अगला प्रश्न, यहाँ कौन कौन सा सही है? कै ख गए पत्रिका के संपादकों में लक्ष्मीकांत वर्मा थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी थे, विपिन अग्रवाल भी थे, कृष्णनाथ भी थे। ये कथन बिल्कुल सही है। नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा अभिप्राय पत्रिका का संपादन किया है, ये बात सही नहीं है। इला डालिया ने नया प्रतीक पत्रिका का संपादन किया, बिल्कुल सही है ये भी सही है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने दस्तावेज का संपादन किया, ये भी बिल्कुल सही है। पहल पत्रिका ज्ञान रंजन निकालते थे, लेकिन भोपाल से थोड़ी निकालते थे, गाजियाबाद से निकालते थे। कहाँ से निकालते थे? गाजियाबाद से। देखो कौन कौन से सही हुए। पहला सही हो गया, तीसरा हो गया और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा कौन से विकल्प में है? बी में है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। बच्चन सिंह का कथन है। किसका है ये? बच्चन सिंह जी का कथन है। सात्विक अनुभाव में स्वप्न नहीं आता। सात्विक अनुभाव जो 8 माने गए हैं, वैवर्ण्य है, स्वर भंग है, स्तंभ है, वेपथु है, वेपथु कह लीजिए, कंप कह लीजिए, वेपथु है, अश्रु है, जो बच गए इनमें से अश्रु है। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? रोमांच हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। वैवर्ण्य हो गया, स्वर भंग हो गया, स्तंभ हो गया, बेपथु, अश्रु, रोमांच, प्रलय। एक स्वेद और बच गया, पसीने आना, स्वेद। तो देखो 3 तो ये हो गई, 3, चौथा, पांचवा, छठा, 7 और 8 ये होते हैं। स्वप्न नहीं होता यहाँ पर। कौन सा नहीं होता? स्वप्न नहीं होगा। हाँ, वो बच्चन सिंह जी का ही कथन था। कबीर पंथ से नहीं है, साधो पंथ जो है वो रैदासी पंथ से है। रैदासी पंथ से है। और जो संस्थापक हैं इस संप्रदाय के वो वीरभान हैं। संस्थापक कौन थे? वीरभान हैं, ये हमने पढ़ रखा है। बाकी तीनों का संबंध कबीर पंथ से है। तो चौथा जो है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कबीर पंथ से नहीं है? तो केवल 4 हो जाएगा ना यहाँ पर,
केवल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 75, इसमें उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र होना चाहिए। बाकी संस्कृत वाले सर से कंफर्म करना ये किससे करना, संस्कृत वाले से करना, संस्कृत वाले सर से कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, पत्रिका प्रकाशन स्थान के संबंध में असंगत युग्म है। ऊर्जा का जो प्रकाशन होता था वो अजमेर से होता था। कहाँ से होता था, अजमेर से होता था, तो यहाँ पर यह हो जाएगा। कहाँ से होता था, प्रयाग से नहीं होता था। कहाँ से होता था, अजमेर से। आज का तत्सम रूप क्या होगा, अद्य हो ही जाएगा। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर की काव्य भाषा में संज्ञा पदों से अधिक महत्व सर्वनाम और क्रियापदों का है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यहाँ पर जो सही होगा, सूफी लोग भगवान को एकेश्वर के रूप में, अरे एकेश्वर तो मानते ही थे, सुमिरो एक आदि करतारु, एक और आदि करतार है, जायसी को याद करो, तो एक ही ईश्वर है, उसको तो मानते थे वो। तो ये तो गलत हो गया। सूफियों के मतवाद पर वेदांत का प्रत्यक्ष प्रभाव था, बिल्कुल ये बात सही है। तो ए गलत और आर सही। देखो कहाँ, डी हो जाएगा इसमें, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो ग्रियर्सन की है ये भाषा सर्वेक्षण, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। ये आपका प्रश्न था, प्रश्न पत्र था, और एक अच्छा पेपर कहा जाएगा। कट ऑफ की चर्चा हम अभी कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, कुछ प्रश्न कठिन भी हैं इसमें, कुछ सरल भी हैं। हाँ हैं, 10-11 प्रश्न जो हैं वो कठिन हैं, 15 मान सकते हैं अधिकतम आप। 10-15 प्रश्न जो हैं वो थोड़े से कठिन हैं, बाकी ठीक ठाक ही है पेपर। और ऐसा तो होना भी चाहिए पेपर। देखिए अति सरल पेपर आने पर फिर क्या होगा, जो पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान होता है। तो ठीक ठाक पेपर ये कहा जाएगा। कट ऑफ तो अभी देखिए जीके जीएस में क्या स्थिति है वो भी मायने रखता है। इसके अलावा फिर कितने विद्यार्थी बैठे, किसके कितने सही हुए, तो ये हम अभी नहीं कह सकते। तो ठीक है ये पेपर, इसी तरह के पेपर्स की तैयारी आपको करनी भी चाहिए। केवल एक टीजीटी का पेपर सरल आ गया तो ये मत सोचें कि आगे भी पेपर सरल ही आएंगे। देखो 6 पेपर हुए हैं, एक पेपर उत्तराखंड में हुआ, और जीडीसी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी 4 हो गए यूपी में, 5, और एक पेपर हुआ राजस्थान में। 6 पेपर जो हुए उनमें से केवल एक पेपर सरल आया है। तो एक पेपर सरल आया तो मेरे ही चैनल पर कुछ मेंढक आ गए टर्राने के लिए कि और पढ़ा लो कठिन, और पढ़ा लो कठिन। अब उन गधों को ये नहीं पता कि कठिन पढ़ाया हुआ तो हमेशा काम आता है। सरल तो सबके लिए ही सरल था, जो सरल था वो तो मैंने भी करवा रखा था, वो टीचर्स ने भी करवा रखा होगा। लेकिन मैं तो इस तरह के पेपर्स के लिए ही जाना जाता हूँ, मैं तो इसी लेवल की तैयारी करवाता हूँ। तो क्या वो जो कठिन पढ़ाना है वो बेकार है, व्यर्थ है? अब ऐसे पेपर मेरे विद्यार्थियों को बिल्कुल सरल नज़र आएँगे, क्योंकि वो तो पहले ही इस तरह के पेपर की तैयारी करके जाते हैं। उनको मैं इसी तरह का पढ़ाता हूँ, तो इसी तरह के पेपर की तैयारी करके जाते हैं वो। तो इसी तरह से हमें पढ़ना भी चाहिए यहाँ पर। बाकी सरल आ जाएगा तो फिर तो वो तो सबके लिए ही सरल है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।